क्या कभी सोचा है कि वो कौन से ऐसे स्किल्स है, कौन से ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको लॉ की फील्ड में एक बेटर करियर, बेटर अर्निंग और नाम शोहरत की ओर लेकर जाती है? आज का हमारा एपिसोड इसी कड़ी में पहला एपिसोड है जो आपको लीगल स्टडीज़ और लॉ के करियर के लिए एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। हमारे आज के गेस्ट ना केवल एक मशहूर और सक्सेसफुल लॉयर बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज भी रहे हैं। यात्रा कुछ ऐसी, एक मिडिल क्लास का लड़का उठकर बना एक बेहतरीन लॉयर, बना बार एसोसिएशन का यंगेस्ट प्रेसिडेंट और फिर शोहरत ऐसी के सीधे बन बैठा दिल्ली हाई कोर्ट का जज। जजमेंट्स कुछ ऐसे कि मानो समाज को एक मैसेज के साथ सही दिशा भी देते हों। कभी कहा कि लाइफ ऑफ अ मैन कैन नॉट बी चीपर देन अ नैनो कार। कभी खड़े हुए समाज में चल रही बुराइयों के अगेंस्ट। आज के हमारे गेस्ट जस्टिस कैलाश गंभीर जी अपनी इस यात्रा के एक्सपीरियंसेस, अपनी इस यात्रा के की टेकअवेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड को अपने लॉयर फ्रेंड्स और एस्पायरिंग लॉयर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जाने और जस्टिस कैलाश गंभीर जी की इस जीवन यात्रा से इंस्पायर हों। नमस्कार सर। नमस्कार अखिल, थैंक यू for having me on your educational series show. सर, एज वी ऑल नो, आपने बहुत अपनी एक लंबी यात्रा तय की है। लीगल जो हमारी सर्विसेज है उसमें आपका एक बहुत अच्छा योगदान रहा है दिल्ली में। तो आपने अपनी अर्ली लाइफ में कैसे डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में जाना है? अखिल, ऐसा है, एज वी ऑल नो, हर इंडिविजुअल की लाइफ जर्नी जो है अलग अलग होती है। नो टू इंडिविजुअल्स कैन हैव ए सेम जर्नी। आई स्टार्टेड माई स्कूल लाइफ इन ए गवर्नमेंट स्कूल and I completed my graduation in a Crodimal College in University Delhi campus, University. Delhi University. And thereafter, when I completed my graduation, my father had a great desire I should join the legal profession. Although in our time, the legal profession was not much in demand. It used to be the last priority of the students because everybody had a aspiration either to go to enter the medical profession, engineering or other any technical course. But since my father thought of this, so I also accordingly planned to join the law course. But unfortunately, as the destiny would have been, I had just completed 1 year of a course and my father had expired in 1974. I completed my law graduation in 1976 and leaving no other choice since I belong to a middle class family and there were no sources of livelihood. Although my two elder brothers were there, but they were also in service. So I had to choose a service career instead of joining a legal profession. I remained in service for 3 years, and during that period, I was transferred to Bombay. But then, as my overall personality was, I could never work under any employer and I resigned. Since I had completed my law graduation, I told my elder brother I want to resign and I would like to join the legal profession. So although I was not advised to do so, but yet I jumped into this and had joined some good civil lawyer to start with. ओके, तो आपने लीगल प्रोफेशन की शुरुआत इस तरीके से हुई। लॉ के फील्ड में जो बार एसोसिएशन होती है वो एक बहुत अपना रोल अदा करती है लॉयर्स के जितने भी हक हैं उनको
सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। तो लॉ बार पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? 79 में मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया और 4 साल तक मैं, मेरे सीनियर होते थे मिस्टर पीडी गुप्ता, अब इस दुनिया में नहीं है वो। 4 साल के बाद 1983 में जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एज एनी स्ट्रगलिंग लॉयर कैन नो, कोई ज़्यादा ब्रीफ्स नहीं आते हैं, बहुत कम काम था मेरे पास। और मैंने अपना कैरियर जो वो 30,000 से ही शुरू किया था, क्योंकि मेरे सीनियर भी ज़्यादा 30,000 में होते थे, हालांकि वो हाई कोर्ट भी जाते थे, बट उनका भी बेस 30,000 कोर्ट ही था। तो जब 83 में मुझे कुछ और नहीं समझ आई, टाइम मेरे पास बहुत था, तो मैंने कहा क्यों ना बार पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया जाए जी। तो 1983 दिसंबर में मैंने पहला बार का इलेक्शन एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट का लड़ा, और बाहर से मुझे इतना प्यार शुरू से मिला कि उन्होंने मुझे बड़े मैसिव मैंडेट से वो इलेक्शन जिता दिया। तो दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड बार पॉलिटिक्स इन 1983। और वो ऐसा एक टाइम चला कि वो 1983 से चल के वो 1999 में ख़त्म हुआ जाके। जी। इट वॉज़ ए वेरी लॉन्ग फेस ऑफ बार पॉलिटिक्स। 2 बारी मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहा, और फिर 1988 जो है वो, दैट आई मस्ट से वाज ए ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ 30,000, क्योंकि वहाँ पर जैसे पूरे बार मेंबर्स को पता होगा कि जिसको किरण बेदी इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, कि लॉयर्स के ऊपर बड़ा भारी अटैक हो गया था पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और एक छोटे से इशू को बहुत बड़ा बन गया कि एक हमारे हालांकि मेंबर थे जो कुछ गलत काम करते हुए यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। ओके। और जब उनको पकड़ लिया गया तो उस वक़्त जो पुलिस ऑफिसर को क्या ऐसी गलत हिदायत दी गई कि वो फ्रॉम द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट टिल द प्लेस दिस 30,000 कोर्ट, ही वॉज ब्रॉट हैंडकफ्ड, ओके। जो कि बड़े हार्डन क्रिमिनल के साथ किया जाता है अंडर द गाइडलाइंस। जी। तो उससे बार के अंदर बड़ा रोष पैदा हुआ कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया भी है, सिर्फ क्योंकि वो लॉयर है उस करके उसको तुम इतना बेइज्जत और ह्यूमिलेट करके ला रहे हो, उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, उसमें किसी को इतराज़ नहीं था जी। क्योंकि नोबडी कैन बी अबव द लॉ। तो जब उसको ऐसा करके लाया गया और बार के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उस वक़्त एक और उस वक़्त जो उस वक्त DCP थे, उन्होंने एक और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पूरी लॉयर्स कम्युनिटी के ख़िलाफ़ दे दी, और जिससे बार के अंदर एटमॉस्फेयर और सरचार्ज हो गया। तो हम कुछ लोग जो है, जब वो पेपर्स में ऐसी स्टेटमेंट पढ़ी अगेंस्ट द एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी बाय द देन DCP, तो कुछ हम लोग, मेरा कल 15-20 लोग रहे होंगे, हमने कहा हम DCP को जाके मिलते और अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं कि उन्होंने गलत किया है एंड शी शुड विड्रॉ हर स्टेटमेंट। हमने ये बात ठीक है, हमने कोई उनसे अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने के लिए, क्योंकि वी थॉट कि DCP को तो हम वहाँ पर बार के लीडर्स ऑफन मिल लिया करते थे, क्योंकि एक पुलिस और लॉयर्स का अच्छा रिलेशन भी था, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने कहा वी विल जस्ट वॉक इन एंड लॉज और प्रोटेस्ट के आप ये विड्रॉ करिए, बट उन्होंने हमें मिलने से मना कर दिया। वो शायद एक मीटिंग ले रही थी, नो डाउट। हमने कहा हम वेट कर लेते हैं, बट हमें वो मिल जरूर लें, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ग्रेजुअली वहाँ पर जब लोगों ने, वकीलों ने देखा कोई सारी 30,000 कोर्ट उससे भरी रहती थी, इतना लिटिगेशन करके मुकदमे होते थे, तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होते गए, कुछ नारेबाजी हो गई। तो इन द मीन वाइल दैट DCP had summoned the paramilitary forces, और
बड़े जो नॉन वायलेंट मीन से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया गया। और एज द कोइंसिडेंस हैड बीन, मैं और मेरे कई साथियों ने बड़ी सीरियस इंजरीज हुई, मुझे भी हेड इंजरीज हुई और मैं बेहोश हो गया वहाँ पर। जी। एंड देन आई वाज रश टू द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं मेरे ख्याल 4 या 5 दिन मैं वहाँ पर एडमिट रहा। और उसके अगले दिन फिर उस पुलिस ऑफिसर ने कुछ प्लानिंग करके पॉलिटिकल हेल्प लेके लॉयर्स के चैम्बर्स के ऊपर अटैक करवा दिया था। सबको पता कि कितनी गाड़ियाँ आई थी, आदर्श नगर से चली थी या कहाँ से, और मॉब लॉ के पूरे हमारे जो वेस्टर्न विंग के चैम्बर से उनके ऊपर पथराव और वकीलों को, तब भी उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये काफ़ी देर ये मुद्दा जो है हीटेड रहा। बात पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक रही, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक में चली गई, तो एक बड़ा मसला बन गया था ये लॉयर्स और पुलिस के बीच में। और तो ये एक बड़ा उस वक़्त का जो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जो बाहर के इलेक्शंस हुए हैं, जी। तो उसमें मैं सेक्रेटरी की पोस्ट का प्रत्याशी था और वो मुझे बार वालों ने इलेक्शन जितवाया, और ऐसे फिर मैं बार का सेक्रेटरी 1989 में शायद इलेक्ट हो गया। जी सर, यू हैव ऑल्सो बीन द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम इन एनी बार एसोसिएशन, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? ऐसा है, मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं कि जब मैं पहली बारी सेक्रेटरी बना, देन आई हैड अगेन कंटेस्टेड एंड फिर दोबारा बार ने मुझे मैंडेट दिया। तो वो टाइम था, इट वाज अराउंड 1993, और मेरे साथ उस बार के प्रेसिडेंट होते थे मेरी मिस्टर हरिचंद। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बार है, 30,000 कोर्ट बार, जो कि लार्जेस्ट बार ऑफ एशिया मानी जाती थी उस वक़्त। बाद में तो इसके डिवीज़न हो गए, अब तो दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल 7 शायद डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं। जी। और ये जो दिल्ली बार एसोसिएशन है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट बार इन द कंट्री। 1888 के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। हाँ, और उस वक़्त सिर्फ इसको दिल्ली बार लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, और उस वक़्त ये 17 मेंबर से शुरू हुई थी जी। सिर्फ। और पिछले कई सालों से वहाँ पर ये चल रहा था कि हम बार के 100 साल ज़रूर मनाएं, बट किसी ना किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा था। और जब मैं 1993 में बार का सेक्रेटरी था, तो तब ये दोबारा हमने सोचा कि इसको हम ज़रूर मनाएंगे बार के 100 साल। और किसी सबकी मेहनत से, सबकी एक राय से हम कामयाब हो गए उसको करने में। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है सेंटेनरी का, हमने 30,000 के अंदर, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ऑनरेबल जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया, वो चीफ गेस्ट थे, और लॉ मिनिस्टर उस वक्त के मिस्टर एच.आर. भारद्वाज होते थे। उन्होंने भी पूरा हमें इसके अंदर कोऑपरेट किया, और वो बड़े अच्छे एक लेवल पे उस फंक्शन को मनाया गया। तो इस फंक्शन की इतनी सक्सेस के करके डेफिनेटली इट हैड एनहांस्ड माई पॉपुलैरिटी ऑल्सो। और फिर मैं बाद में, मुझे लोगों ने कहा कि एज वाज नॉट ऑन माई साइड। उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन को नहीं लड़ते, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो बहुत सीनियर लोग लड़ते हैं, कोई 50 या 55 साल की एज में। उस वक्त मेरा ख्याल है मैं शायद 43-44 ईयर्स का था, 97 की बात है। बट फिर मैं अग्री करके, और मेरे साथ बार के काफ़ी जो बड़े बड़े स्टालवर्ट से वो इलेक्शन लड़े, बट एज द verdict was I had won the election by a very narrow margin of 6 votes. Okay. So this is how I became the youngest president of the bar in the year 1997. तो सर, बार प्रेसिडेंट से एक जज बनने तक की जर्नी वो कैसी थी? अब देखो, जज बनने तक की जर्नी, मेरा कभी भी ऐसा मन में कभी नहीं था कि मुझे जज बनना है। मैंने कभी ऐसा इस तरफ सोचा नहीं था, और ना ही मैं ऐसा उस वक्त मेरा कोई ड्रीम था जी। क्योंकि मैं जिस तरह की बार पॉलिटिक्स में एक्टिव था,
वो मुझे डायरेक्शन जो है जजशिप की तरफ ले जाती भी नहीं थी। जी। ऑल्दो मैंने बार पॉलिटिक्स में अपने बार प्रोफेशन को कहीं पीछे नहीं छोड़ा, और मैं प्रोफेशन में भी उतना ही एक्टिव था जितना बार पॉलिटिक्स में एक्टिव था। मैं अपने केसेस को अपने बड़ी उससे डिलीजेंटली करता था, पूरी मेहनत के साथ करता था मैं। और फिर मेरे जो एक मेरे मित्र थे जो मेरे साथ प्रेसिडेंट भी रहे बार में, जस्टिस लेट श्री जस्टिस एस के महाजन, उन्होंने मुझे एडवाइस किया भी तुम अब बार पॉलिटिक्स आपने बहुत कर ली है, प्रैक्टिस में भी आप एक्टिव हो, तो आप अपने आप को अब हाई कोर्ट में शिफ्ट करो। जी। उन्होंने मुझे वही रास्ता दिखाया जो रास्ता उन्होंने खुद लिया था, क्योंकि वो भी बार के प्रेसिडेंट थे और बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के हाई कोर्ट शिफ्ट करके तो बाद में वो हाई कोर्ट के जज बने। जी। तो ऐसे ही हुआ कुछ। मैं भी इन द ईयर 2000 मैंने मुझे दिल्ली गवर्नमेंट का एडिशनल स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल बना दिया उस वक्त की गवर्नमेंट ने। और दिस इज़ हाउ आई शिफ्टेड माय प्रैक्टिस टू दिल्ली हाई कोर्ट। 2004 में मुझे यूनियन ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल बनाया, और इस तरह कोई 2000 से लेकर, हालांकि मैं उससे पहले 2 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हाई कोर्ट में था, जी। और अपने केसेस में मैं हाई कोर्ट अपीयर भी होता था। तो ये नहीं कि मैं हाई कोर्ट जाता नहीं था, बट कम जाता था। बट 2000 के बाद और 2006 तक मैं फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत कम गया। मैंने 6 साल पूरा मन लगा के, ऑल्दो एज ए गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल, मैंने पूरी मेहनत और पूरे अपने हार्ड वर्क से वहाँ काम किया। जी। और 2006 में मुझे रिकॉग्निशन मिली, एंड दिस इज़ हाउ आई वाज एलिवेटेड एज ए जज। जज बनने के बाद लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव शिफ्ट आया? देखो, जज बनना तो एक, मैं समझता हूँ कि एक हर जो अच्छा वकील अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, एक लॉयर बनने के बाद उसकी ये एक कहीं ना कहीं, चाहे कोई जाहिर करे ना करे, एक एम्बिशन रहती है कि या तो वो उसको रिकॉग्निशन मिलके जो सीनियर डेजिग्नेट उसको कर दिया जाए, जी। सीनियर डेजिग्नेट हो जाए, या नहीं भी तो उसको एक जजशिप का मौका मिल मौका जाए। मिले। तो बट हर एक की ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ये जो उनकी हर एक की ये विश पूरी हो सके। हो सके। और ये भी कोई टेस्ट नहीं है कि जो जज बन जाता है तो वही बड़ा मेरिटोरियस या बड़ा अच्छा ब्रिलियंट वकील है। लॉयर है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे वकील भी जो हैं, जो ऐसी विश रखते हैं, बेचारे नहीं बन पाते हैं, हालात जैसे भी उनके बनते हैं। कुछ डेस्टिनी भी मैं समझता हूँ अपना काम करती है। रोल प्ले करती है इसके अंदर। कोई यही नहीं है कि, तो आई डोंट से कि मैं अपने आप को आज भी और पहले मैं समझता मैं एक एवरेज लॉयर ही था, तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट नहीं था। फिर भी मुझे जैसी मेरी डेस्टिनी थी। और मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुना देता हूँ कि मैं तो, क्योंकि मैं रोहिणी में रहता था, जी। सेक्टर 8 के अंदर, और मैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पार्क में सैर करने जाया करता था। और जब मैं, और वहाँ पर मेरे कुछ मॉर्निंग वॉकर्स फ्रेंड थे, मैं तब यूनियन ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल होता था, तो मैं अपनी कार पे ही जाता था खुद ड्राइव करके। और इवन जज बनने के बाद भी मैं सरकारी, क्योंकि ड्राइवर उस वक्त आता नहीं था, तो मैं सुबह अपनी होंडा सिटी ले के ही जाया करता था, खुद पार्क करता था, खुद ही सैर वहाँ पर, मुझे कुछ 2-4। उस दौरान मुझे कोई एक मेरा कुछ मॉर्निंग वॉकर को तो पता लग चुका था कि मैं हाईकोर्ट का जज बन गया हूँ, जी। बट कुछ ऐसे मॉर्निंग वॉकर थे जिनको नहीं पता था। और वो कुछ हो सकता है कि मुझे 2-3 महीने बाद मिलेंगे, तो एक मेरे साथी मुझे मिले, तो मेरे साथ ऐसे ही कुछ तकदीर और तदबीर की बातें करने लगे। तो क्योंकि उस वक्त मैं जस्टिस विजेंद्र जैन साहब के साथ बैठा था, उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस होते थे, तो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का रोस्टर था हमारे पास, तो अखबारों में नाम आना शुरू हो गया था मेरा भी उनके साथ, जी। कुछ केसेस के अंदर जो भी हाईलाइट्स होती थी। तो वो मुझे सैर करते करते ऐसी बात चल पड़ी, तो उन्होंने कहा जी देखो, आपका भी, आप भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर हैं, और आपका जजशिप का नहीं हो सकता है। जी।
तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो नहीं कोई ऐसा। मैंने उसे हंसते हुए कहा कि मुझे पता लगा कि नहीं, पता नहीं कि मैं ऑलरेडी जज हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा मेरा तो कोई अभी ऐसा नहीं लग रहा है। कहते देखो कैसी आपकी भी ये सब तकदीर की बातें हैं, आपके नाम का आदमी एक जज बना हुआ है और आप यहाँ हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूमते हो। मैंने कहा देख लीजिए, ये सब डेस्टिनी की बात है, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं हैं बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसको बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि अगर मैं जज होता तो शायद सरकारी गाड़ी में आ रहा सरकारी गाड़ी में आ होता रहे होते। या कुछ मेरे साथ सिक्योरिटी होती। तो उसने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि यही आदमी वही है कि जिसका अखबारों में नाम आ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है। जी। तो इस चीज़ ने आपको सर लाइफ में क्या सिखाया? देखो ऐसा है, मैं जहाँ तक जजी की बात है, देखो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो, ऐसा इसको पता ही है कि दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियर कोर्ट ऑफ द कंट्री। करेक्ट। एक जज बनना अपने में ही बहुत बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनना तो और एक गर्व की बात है। तो मुझे उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे और जस्टिस विजेंद्र जैन थे एक्टिंग चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जस्टिस चीफ जस्टिस वाई के सब्रवाल साहब थे। उन्होंने कहीं मुझे इस काबिल समझा और मुझे बनाया और मुझे मौका दिया, और एक कॉमनर को उन्होंने सेलेक्ट किया। और मुझे आज भी जस्टिस सब्रवाल साहब के जो वर्ड्स हैं इको करते हैं मेरे ईयर्स में। जब मैं उन्हें पहली बार मिलने गया जज बनने के बाद, उनसे ब्लेसिंग्स लेने गया, तो मैंने उन्हें कहा सर आपने पता नहीं मेरे में क्या देखा जो मुझे ये मौका दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कैलाश, मुझे पता है कि तुम किसी के पास नहीं गए कि तुम्हें जज बनाया जाए, और मुझे ये भी मालूम है तुम्हारा कोई गॉड फादर नहीं था, बट हियर गॉड वॉज योर फादर, गॉड हिमसेल्फ वॉज योर फादर, एंड दैट इज़ इट इज़ योर डेस्टिनी विच हैज़ ब्रॉट यू हेयर। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो आप हमें इसका कोई क्रेडिट नहीं दो। तो आपकी डेस्टिनी में लिखा था ऐसा, इसी करके आप जो है जज बन पाए। तो आई हैड ए वंडरफुल जर्नी एज ए जज ऑल्सो फ्रॉम फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट लिटल मोर देन 9 years, एंड वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस एज ए हाई कोर्ट जज। द वॉइस विद इन जो बुक आपने लिखी अपनी जर्नी के ऊपर, इसमें लॉयर्स के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए क्या खास है जो आपने अपनी लाइफ से सीखा? ऐसा ही जो बुक है द वॉइस विद इन, ये ऐसी मैंने कोई बुक नहीं लिखी है। मैं जब से जज बना और तब से रिटायरमेंट तक जो भी मेरे कुछ ऐसे फैसले थे, जजमेंट्स थी, ऑर्डर्स थे, जिसमें मेरा कुछ रहता था कि इस तरह के जो इश्यूज होते थे समाज के, उसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज भी लोगों को दे सकूं। हर केस फैक्ट्स और लॉ के ऊपर डिसाइड होता है, बट कई ऐसे इश्यूज आपके पास आते हैं, चाहे वो कोई रेप का इशू हो, कोई मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप का हो, डाउरी का हो, और जो जिससे लगता था समाज का स्तर जो है गिर रहा है, और जब मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी लाइनें मैं ऐड करता था जिससे कि लोगों को कुछ मैसेज भी जाए थ्रू माय जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स। तो मेरे जो उस वक्त के लॉ रिसर्चर्स थे, ये उनका आइडिया था कि सर आपने अपने इस जर्नी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, उसमें जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स हैं उसको हमने क्यों ना एक बुक के शेप में लाया जाए। पहले तो मुझे बात ये ज़्यादा समझ नहीं आई, मैंने कोई ऐसी आज तक तो ऐसी कोई चीज़ किसी ने बुक नहीं लिखी है, रिलीज़ की है। बट अगर आप सोचते हो कि इतने ज़्यादा वो कोटेशंस हैं और एक बुक की फॉर्म ले सकते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन के टुवर्ड्स उन्होंने काम किया, और 3-4 महीने बाद उन्होंने मुझे सारा वो दिखाया कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो जो रोस्टर पे मैं रहा, और उस पे ये फैसले, उसमें ये अच्छे कोटेशंस हैं जिनका एक अपना ही कंपाइलेशन बन सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट गेव मी एन आइडिया टू ब्रिंग ए बुक द वॉइस विद इन, कि एक जज की जो आवाज़ है जो लोगों तक पहुँचे थ्रू सोशल मैसेजेस, और ये बुक में उसमें सारे कंपाइल हैं। कुछ इसके अंदर
स्मॉल पोर्शन में मेरी कुछ स्पीचेस हैं जो मैंने दी हैं एज ए जज, और बाकी पोर्शन में ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, एक मैं जब मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल था, उसकी अपील्स आ रही थी मेरे पास मोटर MSCTs के ख़िलाफ़, तो एक केस मैंने देखा कि नीचे की जज ने एक डेथ केस में तकरीबन 1 लाख से भी नीचे कंपनसेशन अवार्ड किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा देखो कि एक ह्यूमन लाइफ की क्या इतनी भी वैल्यू नहीं है। और उसी वक्त उन्हीं दिनों में टाटा ने नैनो कार रिलीज़ की थी और उसकी प्राइस उन्होंने लिखी थी, उन्होंने अनाउंस की थी 1 लाख रुपये। 1 लाख। तो मैंने उस वक्त उसमें बड़ा अच्छा लिखा था, द दिस वैल्यू ऑफ द ह्यूमन लाइफ is no less than nano car as per the judgment of the MSCT and it should not be the approach। तो काफ़ी वो उसको मीडिया ने भी पिक किया था। तो इस तरह के मेरे कई मैसेजेस थे। एक मुझे पता है केस मेरे पास आया था जहाँ पर वाटर स्केर्सिटी का इशू हुआ था और द्वारका के लोग थे, उनको बेचारों को पानी काफ़ी दूर लेने जाना पड़ता था। बाल्टियाँ लाते थे, उनकी घर की लेडीज़ जो हैं, किसी एक सोसाइटी मुझे याद नहीं है, वो नीचे आके पानी भरने जाते थे, फिर दूसरी तीसरी मंजिल पे वो पानी लेके जाते थे। तो मैंने वहाँ के फिर उसको डायरेक्शन दी कि ये पानी जब तक रिस्टोर नहीं होगा, DDA के ऑफिसर्स जो हैं, जल बोर्ड के ऑफिसर्स जो हैं, ये पानी खुद पहुँचाएंगे, चाहे बाल्टियों से पहुँचाए जैसे भी पहुँचाएँ। इनको भी ये सफ़र करना चाहिए कि जो ये लोग सफ़र करें। तो इस तरह की मैं कई चीज़ें जो मेरे जो उस वक्त जहन में आती थी कि आफ्टर जज क्या है, जज जो केसेस को डील करता है उसमें हर केस में ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। करेक्ट। तो जब तक आपके अंदर ह्यूमन कंपैशन, ह्यूमन एम्पैथी नहीं होगी तो आप जजी क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें कभी काफ़ी मुझे प्रभावित करती, तो मैं जहाँ भी कुछ लिख सकता था तो मैं लिखता था। और ये अगर यंग लॉयर्स चाहें तो ये बुक जो है वो ज़रूर द वॉइस विद इन, कहीं अगर उन्हें किसी पब्लिशर से कांटेक्ट करके उन्हें मिल जाएगी, पढ़ सकते हैं। उसमें ये उसी जजमेंट्स के छोटे छोटे कोटेशंस हैं और उसमें क्या लॉ ले डाउन हुआ है वो भी लिखा हुआ है। ओके। यंग प्रोफेशनल्स को, एस्पिरेंट्स को और ओवरऑल यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, आज का जो सीन काफ़ी चेंज हो चुका है। जब से इनफैक्ट जब से NLUs जो हैं इनका एडवेंट हुआ है, मे बी इन द लेट 1980s या अर्ली 1990s, 88 में मेरा ख्याल है फर्स्ट NLU बेंगलोर का इस्टेब्लिश हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब तो अराउंड 26-27 तो NLUs ही हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कितनी हैं। तो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज साल के अंदर शायद 50 से 60,000 तक नए लॉ स्टूडेंट्स आते हैं। करेक्ट। और आज की जो लॉयर्स NLUs या इवन दूसरे इंस्टीट्यूट में जिनमें 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है, बड़े टैलेंटेड लॉयर्स आ रहे हैं। बट हर अच्छा बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, ही और शी गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स। हर आदमी वहीं जाना चाहता है क्योंकि पे पैकेजेस वहाँ पर अच्छे हैं, तो दे गेट फैसिनेटेड एंड ल्यूर्ड बाय देम। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बात ठीक है कि पे पैकेजेस वहाँ पर अच्छे हैं, बट मैं समझता हूँ कि जो लॉयर क्योंकि आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़, हमारे टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ये मूड कोर्ट्स नहीं होते थे और ये जो इतना कंप्यूटर सेवी लोग हैं, लैपटॉप्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता। हम तो सब केस स्टडी जो है उसमें हार्ड बुक्स में या उसमें देखा करते थे। बट अब तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हर चीज़ जो है स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ, बट फिर भी जब तक कि उनकी फाउंडेशन अगर लिटिगेशन में एंटर करना चाहते हैं तो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरू करें। और आजकल तो क्योंकि इतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हमारे पहले तो सिर्फ 3 होती थी हमारे टाइम पे, 30 हज़ारी, शादरा और पटियाला, बट अब तो इतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं। 1-2 साल और वो शुरुआत भी मैं कहूँगा वो सिविल साइड से शुरू करें, कुछ महीने या 1 आध साल, उसके बाद क्रिमिनल में करें। और उसके बाद अगर वो कॉर्पोरेट में तो लोग इंटर्न भी जाते हैं, ट्रेनिंग उनकी हो जाती है वहाँ पर, वहाँ भी ट्रेनिंग लेना चाहिए, ज़रूर लें। बट अगर अपनी फर्म और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, द लॉयर्स शुड स्टार्ट देयर करियर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स
एंड देन दे विल शेप वेल इन देयर लाइफ। और लिटिगेशन से, क्योंकि लॉयर्स के आगे जो, अब क्या होता है, जैसे कुछ कॉरपोरेट फर्म्स में जो लोग काम करते हैं, कल अगर वो एस्पायर करते हैं कि उन्हें सीनियर डेजिग्नेट होना है या उन्हें जज बनना है, तो वो भी डिफ़िकल्टी आती है उन्हें कि अगर जब प्रैक्टिकली वो कोर्ट्स में अगर अपीयर ही नहीं होंगे तो उनकी रिकॉग्निशन नहीं हो पाती है। करेक्ट। मनी वाइज दे आर बेटर ऑफ, बट अदरवाइज ना ही वो सीधे जो एक कॉमनर के संपर्क में आ पाते हैं, ना ही सोसाइटी की नीड्स को अप्रिशिएट कर देते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट फर्म्स में तो ज़्यादातर जो लिटिगेशन भी है वो बड़ी बड़ी फर्म्स की लिटिगेशन है। तो इस करके मैं समझता हूँ कि नए लॉयर्स जो एस्पायरिंग लॉयर्स हैं, जो लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, दे शुड एंटर द लिटिगेशन, और वो अपनी लिटिगेशन भी उसके अंदर आप पहले, चाहे वो हाई कोर्ट में बाद में प्रैक्टिस करें, सुप्रीम कोर्ट में करें, बट कुछ टाइम उनको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़रूर लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल इंटरव्यू। हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की। एंड इसके साथ ही हम देश को दोबारा से यही संदेश देना चाहेंगे कि हर फील्ड में आपका लक और आपकी मेहनत दोनों एक साथ काम करती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी करेंगे तो आपका लक और आपका प्रोफेशन भी आपके साथ ईमानदारी करेगा। बिल्कुल, ईमानदारी के बिना तो अपने जो भी लॉयर्स होते हैं उनको जब तक, द फर्स्ट टेस्ट इज देयर ऑनेस्टी टुवर्ड्स द क्लाइंट, ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स द कोर्ट, और हार्ड वर्क के बिना तो कुछ भी नहीं है। और अपनी क्रेडिबिलिटी को आखिर सांस तक बना के रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिल, थैंक यू वेरी मच। कॉर्पोरेट सेक्टर से हटके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई लॉयर जाता है तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? मिनिमम जो मैंने देखा है कि 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मांगते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद हमारी एपेक्स कोर्ट है। तो इन कोर्ट्स के लिए अलग से कुछ एक्सपीरियंस होता है या कुछ अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? या वो आफ्टर गेटिंग एनरोलमेंट होता है, तो वो करने के बाद आप यू आर फ्री कि आप कहीं भी प्रैक्टिस करें। एक बेसिक नेसेसिटी है एक लॉयर की, वो है चेंबर या ऑफिस। जो आजकल चैम्बर प्रैक्टिस का, जो पहले एक सीजन था, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब मैं प्रैक्टिस, उस समय वाकई चैम्बर प्रैक्टिस कर रहा था, पर अब वो चैम्बर प्रैक्टिस का नहीं रह गया। थोड़ा सा ये वेग सा है कि एक काम वही चैम्बर वाला 10,000 रुपये में करता है, उसी के लिए वो ऑफिस में बैठे वाला बंदा उसी काम के लिए 10 लाख रुपए भी ले लेता है। और इसी चक्कर मैंने देखा कि आजकल काफ़ी मेरे यूथ ऐसे हैं जो मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ इंटर्नशिप गए, उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 बंदों ने मिलके अपने ऑफिस जंगपुरा वगैरह में ले लिए हैं मिलके, और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है उनका, और करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस।